नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। साथियों, आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को आज हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट से बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल कर रहा है दोस्तों, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? बताइए सो। तो वह वर्ष 1918 में किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1918 में। अगला सवाल कर रहा है, वर्ली चित्रकला के खाली स्थान राज्य की लोक चित्रकला है? बताइए सो। वर्ली जो चित्रकला है भारत के किस राज्य की चित्रकला है? तो दोस्तों, वह महाराष्ट्र का है। किस राज्य का? महाराष्ट्र का है दोस्तों। अगला सवाल कर रहा है आपका, विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? भाई कह रहा है विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17.5% है। कितनी है? 17.5%। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, भारत की तट रेखा है, भारत की तट रेखा कितनी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 6100 किलोमीटर लंबी है। भारत की जो तट रेखा है दोस्तों 6100 किलोमीटर लंबी है। अगला सवाल है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, नकदी फसल में सम्मिलित कौन नहीं है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेहूँ। गेहूँ जो है नकदी फसल में नहीं आता है। बाकी दोस्तों गन्ना, कपास और जूट जो है यह सभी नकदी फसल है, और गेहूँ जो है यह नकदी फसल नहीं है। अगला सवाल कर रहा है आपका, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है? बताइए सो। भारत किस चीज़ का सर्वश्रेष्ठ एवं उपभोक्ता भी है? किस चीज़ का? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दाल का। दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन भी होता है और उपभोक्ता यानी हम लोग उपयोग भी करते हैं। किसका? दाल का। अगला सवाल कर रहा है, निम्न में से केन्या की राजधानी कहाँ है? बताइए सो। जो केन्या है उनकी राजधानी कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नैरोबी। नैरोबी है दोस्तों। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। अगला सवाल कर रहा है आपका, स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था? स्वतंत्र भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगा था दोस्तों? तो वो आपका सिंदरी में लगा था। कहाँ लगा था दोस्तों? सिंदरी में दोस्तों। और अगर आप बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर दोस्तों मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल रखा है दोस्तों, ताकि आप लोगों को पता चलेगा दोस्तों जो पैटर्न होता है किस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। अगला सवाल कर रहा है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है दोस्तों? तो वो आपका मुंबई है। कौन है? मुंबई। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर मुंबई। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? बताइए। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वह आपका दोस्तों एशिया है। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अगला सवाल है, साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है? साफ रातें मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। क्यों होती है दोस्तों? तो वह विकिरण के कारण होती है। किसके कारण? विकिरण के कारण। अगला सवाल कर रहा है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहते हैं दोस्तों? तो 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। किसको? रोम को 7 पहाड़ियों का शहर कहा जाता है। अगला सवाल कर रहा है, निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर का पठार पर स्थित है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रांची। कौन है दोस्तों? रांची, जो झारखंड का राजधानी है। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, दामोदर नदी निकलती है? बताइए, दामोदर नदी किससे निकलती है? कहाँ से? तो बता दें दोस्तों आपको, दामोदर नदी छोटा नागपुर से निकलती है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर से। अगला सवाल है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है? पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है, क्या नाम है दोस्तों?
तो उसका नाम है दोस्तों भारत। पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी किसका नाम है? भारत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था किसके द्वारा दोस्तों? भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवैधानिक सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था दोस्तों। अगला सवाल कर रहा है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। किससे आरंभ होती है दोस्तों? तो वह हम भारत के लोग शब्द से। किससे? हम भारत के लोग शब्दों से आरंभ होती है। अगला सवाल कर रहा है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है किसमें हो सकता है दोस्तों? तो वह केवल लोकसभा में हो सकता है। केवल लोकसभा में वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, केवल लोकसभा में। अगला सवाल है आपका, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो वह संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन है। सब अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला सवाल है आपका, कह रहा है दोस्तों पंचायती राज विषय है। पंचायती राज विषय है किस पर है दोस्तों? तो वह राज्य की सूची पर है। पंचायती राज जो विषय है राज्य की सूची पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों आपका, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? बताइए दोस्तों कौन सा अनुच्छेद देता है? तो वह आपका अनुच्छेद 40 निर्देश देता है। अनुच्छेद 40। अगला सवाल कर रहा है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही जवाब हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा। किसी भी राज्य के कानून का अवैध घोषित कर सकता है। किसी भी राज्य के कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, कह रहा है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है दोस्तों। अगला सवाल है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो वह लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। लोकसभा का जो स्पीकर है उसका निर्वाचन होता है किसके द्वारा? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। बताइए किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद के द्वारा। अगला सवाल है दोस्तों, कह रहा है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 महीनों तक वह रह सकता है। कब तक दोस्तों? 6 महीनों तक। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है। पूछेगा दोस्तों सबसे ज़्यादा द्वीप किस देश में पाया जाता है? तो इंडोनेशिया में। अगला सवाल कर रहा है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कब कर सकता है दोस्तों और किसके आधार पर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी देखिए दोस्तों क्या क्या कारण है, हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध
के आधार पर, यानी इन तीनों के आधार पर वह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, इन तीनों के आधार पर। अगला सवाल कर रहा है, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? बताइए कौन सा जो राज्य है वह दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल। कौन कौन दोस्तों? महाराष्ट्र तथा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कर रहा है, डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? भाई जो डीसीएम ट्रॉफी है वह किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों वह जो है फुटबॉल से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है डीसीएम ट्रॉफी। अगला सवाल कर रहा है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। बताइए भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो वह मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। अगला सवाल है, देश में ऑपरेशन फ्लड को शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। देश में ऑपरेशन फ्लड को शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। किसको दिया जाता है? तो वह दोस्तों डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दिया जाता है। अगला सवाल कर रहा है आपका, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, किसके संबंध में रही है दोस्तों? तो वह आपका कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में रही है। किसके संबंध में? कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बढ़ोतरी के संबंध में भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। दोस्तों वीडियो को बहुत ही मेहनत से बना रहे हैं, तो इसीलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा दोस्तों प्लीज़, क्योंकि दोस्तों आपके यह भविष्य का सवाल है दोस्तों। इसलिए दोस्तों जितने भी बच्चे हैं एग्ज़ाम में, आप लोग दोस्तों एकदम मन लगाकर पढ़िए, रात दिन एक कर दीजिए दोस्तों, लेकिन किसी भी तरह सिलेक्शन पाना है तो पाना है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ अगले सवाल से। कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भाई संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वह आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ दोस्तों? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला सवाल कर रहा है, 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी, उसकी प्राथमिकता क्या थी दोस्तों? तो उसकी प्राथमिकता थी रोजगार बढ़ाने को। रोजगार बढ़ाने को उसकी प्राथमिकता थी। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने जमींदारी उन्मूलन की नीति का अनुमोदन किया था? भाई तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यकारिणी कमेटी 1945। कार्यकारिणी कमेटी 1945 को अनुमोदन किया था। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए कब हुआ था दोस्तों? तो वह 1820 में हुआ था। छोटा नागपुर जो जनजाति विद्रोह है वह 1820 में हुआ था। अगला सवाल कर रहा है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? बताइए दोस्तों, गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था वह किससे जुड़ा था? तो वह तीनकठिया से जुड़ा था दोस्तों। किससे? तीनकठिया से। अगला सवाल है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बताइए जो उलगुलान विद्रोह था वह किससे जुड़ा था? तो वह दोस्तों बिरसा मुंडा से जुड़ा था। किससे? बिरसा मुंडा से जुड़ा था। कौन सा विद्रोह? तो उलगुलान विद्रोह। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ राज्य है उनकी स्थापना कब हुई थी? तो वह दोस्तों 2000 ईस्वी में हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। अगला सवाल कर रहा है, बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? यानी दोस्तों बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो वह 1912 में हुआ था दोस्तों। जितने भी इसमें बिहार से रिलेटेड प्रश्न बताएंगे तो दोस्तों उसको एकदम आप लोग घोर कर पी जाइएगा, क्योंकि दोस्तों बिहार के एग्जाम में अक्सर बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए दोस्तों बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था, यानी कब पृथक हुआ था? तो 1912 में। इसको आप लोग याद कर लीजिए, 1912 में बिहार से बंगाल अलग हुआ था। अगला सवाल कर रहा है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई?
पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। अगला सवाल है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह खेल क्षेत्र में। खेल क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार। किस क्षेत्र में? तो खेल के क्षेत्र में। अगला सवाल है, भूरी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए, जो भूरी क्रांति है उसका संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का जो संबंध है दोस्तों, उर्वरक से है। भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से है। अगला सवाल कर रहा है आपका, निम्न में से कौन सी मीठे पानी का झील नहीं है? ध्यान दीजिए दोस्तों, नहीं है कह रहा है दोस्तों आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग सही आंसर जानते हुए भी गलती करते हैं। जब आप लोग इसलिए क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है कौन सी मीठे पानी का झील नहीं है कह रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संभार जो झील है वह मीठे पानी का झील नहीं है। बाकी दोस्तों यह तीनों झील है, यह मीठे पानी का झील है। और जो संभार है दोस्तों यह मीठे पानी का झील नहीं है। अगला सवाल करें आपका, निम्न में से कौन सी एक फलीदार फसल है? बताइए, सो इनमें से एक फलीदार फसल कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दालें जो है वह फलीदार फसल है। कौन सी फसल? दालें। यानी दाल जो है दोस्तों वह फलीदार फसल है। अगला सवाल है आपका, शांति उद्देश्यों हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे है? बताइए, सो शांति उद्देश्य हेतु परमाणु शक्ति का उपयोग करने में भारत किस देश से बहुत ज़्यादा आगे है? तो वह दोस्तों पाकिस्तान से बहुत आगे है। अगला सवाल है आपका, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 है दोस्तों। वर्तमान में जो न्यायाधीशों की संख्या है भारत में कितनी है? 34 है। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? बताइए, चार मीनार स्थित किस नगर में? चार ऑप्शन दिया गया है, चारों में से आपको बताना है चार मीनार कहाँ है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। चार मीनार कहाँ है दोस्तों? तो हैदराबाद में। अगला सवाल कर रहा है आपका दोस्तों, संकटग्रस्त जनजाति संगाई है। संकटग्रस्त जाति संगाई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर हिरन। संकटग्रस्त जाति संगाई है तो मणिपुर हिरन। मणिपुर जो हिरन है दोस्तों वह संकटग्रस्त जाति संगाई है। अगला सवाल है दोस्तों आपका, समान विज्ञान एवं गणित। दोस्तों इसमें साइंस के और गणित के सवाल है, तो चलिए देखते हैं। करा दोस्तों, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है तो वह अमोनिया क्लोराइड। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड। अगला सवाल है, करा है डायनेमो। बताइए, डायनेमो क्या करता है? तो डायनेमो जो है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या करता है दोस्तों? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला सवाल कर रहा है, आकाश नीला लगता है क्योंकि? बताइए, जो आकाश है वह नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दोस्तों लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णन होती है, इसलिए आकाश जो है नीला दिखाई देती है। अगला सवाल है, कह रहा है एक माइक्रोन बराबर है। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है दोस्तों? तो बता दें आपको, एक माइक्रोन बराबर 1/1000 मिलीलीटर होता है। कितना? 1/1000 मिलीमीटर। सॉरी दोस्तों, 1/1000 मिलीमीटर एक माइक्रोन बराबर होता है। अगला सवाल है, अति चालक का लक्षण है। अति चालक का लक्षण क्या है दोस्तों? तो अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। उच्च पारगम्यता अति चालक का लक्षण है उच्च पारगम्यता। अगला सवाल है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। देखो, वर्षा की जो बूंद होती है वह गोलाकार होती है, क्यों होती है? इसका कारण क्या है? तो दोस्तों उसका कारण है पृष्ठ तनाव। दोस्तों यानी धरती से जो खिंचाव होता है ना, जिसके कारण उसका जो बूंद है ना गोला होता है, वर्षा की बूंद। अगला सवाल कर रहा है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अतः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। दोस्तों आप उससे कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। उसका जो दरवाज़ा आप लोग खोल देंगे रेफ्रिजरेटर का, तो जो कमरा है वह थोड़ा गर्म हो सकता है। अगला सवाल कर रहा है दोस्तों, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था? बताइए, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया गया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंच ब्लेड। पिंच जो ब्लेड है दोस्तों उसे रेडियम प्राप्त किया गया था। अगला सवाल है दोस्तों आपका, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है दोस्तों, किस पर आधारित है? तो वह आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम आधारित है। अगला सवाल कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU में है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है दोस्तों? तो बता दें आपको, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.00055 होता है। कितना? 0.00055, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपका, नींबू खाटा किस कारण से होता है? बताइए सो, नींबू जो है वह खाटा किसके कारण से होता है? तो वह साइट्रिक अम्ल के कारण होता है दोस्तों। किसके कारण? साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू जो है खाटा होता है। अगला सवाल है आपका, वायु एक, बताइए सो, वायु एक क्या है? तो वायु एक मिश्रण है दोस्तों। वायु जो है एक मिश्रण है। वायु में दोस्तों सभी प्रकार के गैस पाए जाते हैं, इसलिए वायु को हम लोग मिश्रण कहते हैं। अगला सवाल है, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है? भाई 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कह रहा है विरंजक चूर्ण के लिए कौन जो है असत्य है, यानी गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल में अधिक विलय होता है। यह दोस्तों गलत है विरंजक चूर्ण के लिए। अगला सवाल है दोस्तों आपका, कह रहा है पारद धातु मिश्रण है। पारद धातु, बताइए सो, पारद धातु मिश्रण किसका किसका होता है? पारद धातु जो होता है दोस्तों वह पारद युक्त मिश्र धातु होता है। पारद युक्त मिश्र धातु होता है। अगला सवाल है, कोयले का सामान्य प्रकार है। कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है दोस्तों? तो कोयले का जो सामान्य प्रकार है वह बिटुमिनस है। कोयले का सामान्य प्रकार कौन सा है दोस्तों? बिटुमिनस। और कहेगा दोस्तों कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन है? तो एंथ्रासाइट। कोयले का सर्वोत्तम प्रकार तो एंथ्रासाइट, और सामान्य दोस्तों तो बिटुमिनस। अगला सवाल है, प्राकृतिक मोती यानी नेचुरल पर्ल है। प्राकृतिक मोती है कौन है दोस्तों? तो प्राकृतिक मोती जो है एक मोलस्क है। एक मोलस्क प्राकृतिक मोती है, एक मोलस्क। अगला सवाल है, कह रहा है निरीशंस प्राणी कौन सा है? निरीशंस प्राणी कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो जो निरीशंस प्राणी है वह हेल है दोस्तों। क्या है दोस्तों? हेल जो है दोस्तों निरीशंस प्राणी है। अगला सवाल है, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि? जल से बाहर निकाल लेने पर मछलियां मर जाती है, क्यों मरती है दोस्तों? तो दोस्तों क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है, इसीलिए मर जाती है। क्योंकि मछलियां जो है पानी से बाहर निकलने के बाद श्वास नहीं ले पाती है, इसलिए मछलियां मर जाती है। अगला सवाल कर रहा है आपका, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? भाई जो मधुमक्खी कॉलोनी यानी मधुमक्खी के संघ के जो सदस्य होते हैं वह एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? तो वह दोस्तों नृत्य से पहचानते हैं। किसे? नृत्य से। अगला सवाल है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यह प्रश्न जो है एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, यानी बार बार रिपीट प्रश्न होते हैं दोस्तों। तो इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो है 2 बार विकसित होते हैं मनुष्य के जीवन में। अगला सवाल है आपका, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है दोस्तों? तो वह खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की जो हड्डी होती है वह खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली होती है। अगला सवाल है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? बताइए, मनुष्य की जो खोपड़ी होती है यानी ब्रेन होती है, यानी सिर, मनुष्य की खोपड़ी, उसमें कुल कितनी हड्डियां होती है, यानी कितनी अस्थियां होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 29 अस्थियां होती है। कितनी अस्थियां होती है दोस्तों? तो 29 अस्थियां होती है मनुष्य की खोपड़ी में। अगला सवाल कर रहा है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
क्रोमगन मानुष, क्रोमगन मानुष जो है आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, क्रोमगन मानुष। अगला सवाल कर रहा है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, किससे मिलता है दोस्तों? तो वह इन दोनों से मिलता है, यानी ए और बी दोनों से, बीजों से और कटा तने से, बीजों से और कटा तने से, दोनों से मिलता है दोस्तों। अगला सवाल है कह रहा है 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ है, 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो वह आपका जल है। कौन सा है दोस्तों? जल है। अगला सवाल है कह रहा है इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो इंसुलिन जो है दोस्तों वह डालिया की जड़ों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है इंसुलिन? डालिया की जड़ों से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों आता है मैथ के क्वेश्चन, उसके बाद दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों। इसमें 75 जो है दोस्तों जीके जीएस से क्वेश्चन रहता है और 75 मैथ रीजनिंग से दोस्तों। तो दोस्तों इस जीके जीएस को हम बता चुके हैं दोस्तों। और अगर दोस्तों आप बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर दोस्तों मैंने बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाल रखा है दोस्तों। उस क्वेश्चन को देखने से आपको यह फायदा होगा दोस्तों कि जो एग्जाम है ना दोस्तों उसका पैटर्न, यानी जो क्वेश्चन किस पैटर्न पर सेट होता है, किस पर पूछा जाता है दोस्तों, आपको पता चलेगा। ताकि आपको जो तैयारी करने में है ना बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा दोस्तों, बहुत ही आसान होगा दोस्तों। ताकि दोस्तों आप लोग इधर उधर भटकिएगा नहीं दोस्तों। आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर देख लीजिएगा मेरे चैनल पर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।